नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक परिवारों का, सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मुख्यतः दो बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है ईसीएचएस का जो एनुअल वैलिडेशन होता है डिपेंडेंट्स को लेकर के। यहाँ पर जिन सैनिक भाइयों ने अपने डिपेंडेंट्स के कार्ड बनवाए हुए हैं, उनका प्रत्येक साल एनुअल वैलिडेशन होता है। इस एनुअल वैलिडेशन के लिए क्या करना होता है, आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही मैं चर्चा करने वाला हूं जिन सैनिक परिवारों के नाम गलत हैं, स्पाउस का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस है या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि उनके सर्विस रिकॉर्ड में है, उसको कैसे सही करवा सकते हैं, वो सारी चर्चा आगे वीडियो के माध्यम से करूंगा। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही आपको सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा और हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों के लिए उपयोगी रहती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं बात कर रहा था ईसीएचएस का जो कार्ड है उसके एनुअल वैलिडेशन को लेकर के। हमारे जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे कि मदर, फादर और बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका एनुअल वैलिडेशन नहीं कराना होता है। स्वयं का और स्पाउस का एनुअल वैलिडेशन नहीं कराना होता है। इसके साथ ही जो मदर फादर हैं उनका एनुअल वैलिडेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। ये हर साल कराया जाता है। यदि आपने अपने मदर फादर का ईसीएचएस कार्ड बनवाया है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ईसीएचएस का जो पोर्टल है उस पर आपको उनकी इनकम से संबंधित कुछ दस्तावेज अपलोड करके इस एनुअल वैलिडेशन को करा करके अपनी वैलिडिटी को बढ़वाना होता है। अब उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है पैन कार्ड के माध्यम से 26AS फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा माध्यम है, यदि आपके मदर फादर का पैन कार्ड नहीं है, इसके लिए आप तहसील में जाकर के लेखपाल के माध्यम से आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ध्यान रहना चाहिए, इस इनकम सर्टिफिकेट में आपके मदर फादर की यदि इनकम ज्यादा दिखाई गई, जो न्यूनतम इनकम होती है वो दिखानी है आपको। यदि इसमें ज्यादा दिखा दी तो आपका ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब वो न्यूनतम इनकम क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, 4,500 रुपए पर मंथ, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर मंथ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम ही हो तो ठीक है। अब जो एनुअल वैलिडेशन के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो लगभग 46,000 या 50,000 के समथिंग आप बनवा लीजिएगा तो आपका ईसीएचएस कार्ड बिना रुके जारी रहेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि 26AS फॉर्म, आप ये जरूर गौर करिएगा, यदि आपके मदर फादर को किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही है या अन्य किसी भी प्रकार का उनके पास में आय का स्रोत है जिससे उनकी आय 90,000 से अधिक आ रही है प्रतिवर्ष सालाना, उस कंडीशन में भी आपका ये ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। यदि आपकी मदर फादर की इनकम 90,000 से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में इस 26AS फॉर्म अपलोड करने पर आपको आपके डिपेंडेंट्स का कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 26AS फॉर्म में आपकी टोटल सालाना इनकम को दिखा दिया जाता है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो वहां पर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे 18 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं उनका भी ऐसे ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है यदि आपको इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा मैं बात कर रहा था डेट ऑफ बर्थ और जन्म तिथि को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भर्ती होते समय आपके माता का नाम पूछा गया होगा, आपके पिता का नाम पूछा गया होगा, उनकी जन्म तिथि भी पूछी गई होगी। जल्दबाजी में हमारे सैनिक भाई, क्योंकि जब से आधार कार्ड आया है तब से तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इससे पहले लगभग आज की बात करें कि 15 से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। 15 से 20 साल पहले होता क्या था, बरवली ही आपके माता पिता का नाम पूछ लिया जाता था और उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाती थी। जिसको याद होता था वो तो सही लिखा देता था और जिसको याद नहीं होता था वो थोड़ा बहुत अनुमानित डेट ऑफ बर्थ लिखा देता था, या फिर बोलने में और लिखने वाले में कुछ समझ का फर्क होने के कारण वहां पर स्पेलिंग में त्रुटि हो जाती थी। जैसे आपने नाम बताया राघवेंद्र सिंह,
तो वहां पर स्पेलिंग में, जैसे कि मेरे नाम की स्पेलिंग है RAGH, तो जो सुनने वाला है उसने GH ना लिखकर केवल जी लिख दिया, राघवेंद्र कर दिया। ऐसे भी अनेकों प्रकार की त्रुटियां देखने को मिल रही हैं स्पाउस के नाम एवं डेट ऑफ बर्थ में। यदि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, मैंने अपनी पूरी सर्विस में इसके लिए प्रयास किया कि मेरे पिताजी के नाम और डेट ऑफ बर्थ में जो त्रुटि है वो दूर हो जाए, परंतु वहां पर बैठे कर्मचारी ये कह के टाल देते थे कि जो एक बार लिख गया वो दोबारा से कटता नहीं है, पार्ट ऑर्डर हो गया तो हो गया, अब इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। परंतु रिटायरमेंट के समय मुझे एक क्लर्क ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि सब कुछ संभव है, यदि आप पर्याप्त डॉक्यूमेंट लगा करके अपनी रिकॉर्ड ऑफिस को भेजते हैं तो दोबारा से पार्ट ऑर्डर किया जाएगा और इस त्रुटि को दूर भी किया जाएगा। मैंने प्रयास जारी रखा और रिटायरमेंट आने के बाद अपने सोल्जर बोर्ड के माध्यम से अपने पिताजी के नाम एवं जन्म तिथि को सुधार करवाने के लिए 2 नेशनल न्यूज़पेपर में न्यूज निकलवा करके और एक एफिडेविट और एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दे करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट की फोटो कॉपी लगा करके मैंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को जब सोल्जर बोर्ड के माध्यम से भिजवाया तो कुछ समय के बाद में मेरे पिताजी का दोबारा से नाम एवं जन्म तिथि का पार्ट ऑर्डर कर दिया जाता है। अब ये एफिडेविट कुछ इस प्रकार से आपको तहसील में बनवाना होगा, जिसमें आपको दावा भी करना होगा, सत्यापित करना होगा कि मेरे स्पाउस का नाम ये है और उनकी जन्म तिथि ये है, साथ में उससे संबंधित कुछ प्रमाण लगाने होंगे। ये एफिडेविट ऐसे ही नहीं बन जाता है, कहीं आप फर्जी बनवा लो, क्योंकि आप इसमें शपथ पूर्वक कह रहे हैं, इसलिए फ्रॉड काम मत करवाना है। जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है या जिसे आप चलाना चाहते हैं भविष्य में वही करवाना है, जिस नाम को आप भविष्य में चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से इस एफिडेविट में कुछ और लिखवा लिया, बाद में अगर इस प्रकार का कोई त्रुटि पाई गई तो आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा लिख सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब मैंने अपने पिताजी के नाम एवं डेट ऑफ बर्थ को लेकर के ये शिकायत अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाई तो पार्ट ऑर्डर किया गया और कुछ इस प्रकार से मुझे पार्ट ऑर्डर की एक कॉपी जारी हुई, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुई और एक बाई डाक भी मुझे प्राप्त हुई थी। अब देखिएगा यहाँ पर जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी जब मैं था जो ये कहते थे कि इसमें संशोधन संभव नहीं है, नाम और जन्म तिथि में संशोधन संभव नहीं है, आप देखिएगा नाम में भी संशोधन हुआ है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों लिखे हुए हैं, नाम में भी संशोधन हुआ है, जन्म तिथि में भी संशोधन हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूं, कई जगह ये सुनने को मिला है कि पेंशनर ये कहते हैं कि सर मेरे सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम लिखा है उसी के मुताबिक मैं अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवा लेता हूं या अन्य सिविल दस्तावेजों में वही नाम और जन्म तिथि करवा लेता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी है, यदि आप कराना चाहते हैं तो बढ़िया है, लेकिन मेरा तो यही सलाह है आप गलत नाम एवं गलत जन्म तिथि क्यों आप प्राप्त करना चाहते हैं? रिकॉर्ड ऑफिस की गलती के कारण या स्वयं की गलती के कारण यदि आपकी सर्विस रिकॉर्ड में आपके पिताजी, मदर, फादर या किसी का भी नाम गलत लिखा है, उनकी जन्म तिथि गलत लिखी हुई है तो वहां पर सही करवाइएगा। उस रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों आप गलत नाम से जाने जाएं? सिर्फ पेंशन के हक को प्राप्त करने के लिए आप गलत नाम ही अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करवाइएगा। भविष्य में और भी मान लीजिए आपकी कोई चल संपत्ति है तो उसमें भी आगे भविष्य में चल करके समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि परिवार रजिस्टर इत्यादि में आपका नाम और जन्म तिथि कुछ और लिखा होगा और आप पैन कार्ड में कुछ और करवा के बैठ जाएंगे। संशोधन एक बार से दोबारा नहीं होता है, इसलिए आपके जो सिविल दस्तावेज हैं उनमें जो नाम एवं जन्म तिथि है वही आप सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाइएगा। यदि वहां पर कोई भी क्लर्क ये कहे कि ये सही नहीं हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि ये सही नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पर शर्त एक है कि जो जो डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगे वो आपको उपलब्ध करवा। किसी भी